मैंने जब डिलॉइट में ज्वाइन किया था, आई स्टार्टेड विद माई पैकेज ऑफ 6। मैं जिंदगी में कभी डिलॉइट में काम नहीं करना चाहता था, बट मेरी लाइफ ने मुझे डिलॉइट में पहुंचाया। पहली जॉब मेरी डिलॉइट में थी, पुणे में, स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट में। हम हमारे दादू को कोसते हैं, दादा को कोसते हैं, क्या यार मेरे दादा ने काश इन्वेस्टमेंट की होती, ज़मीन खरीदी होती थी, तो आज हम भी वहाँ कहीं के पटवारी होते थे, हम भी कहीं के जमींदार होते थे। तो आज आप अपने दादा को कोस रहे हो क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया। कल आपके पोते आपको कोसेंगे अगर आपने कुछ नहीं किया तो। करेक्ट। I got 3 promotions in very first year, earning more than 1 crore abroad a year, annual package of 1 crore। और वो छोड़ के मैं इंडिया में आया, बट वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे पास पैसा बहुत हो रहा है और मेरी जिंदगी में सेटिस्फैक्शन नहीं। अच्छा। I always seen people wearing white coat, डॉक्टर है, काला कोट पहना है, वकील है, पीली टोपी पहनी है, इंजीनियर है। ये बनने के लिए क्या करना है? मेरी फैमिली में दूर दूर तक सीए तो कोई था नहीं। अच्छा। सो हाउ आई स्टार्टेड डूइंग सीए, दिस जर्नी एक्चुअली गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम मिस्टर अनिल अंबानी। बिलीव मी, कहते हैं ना 2-3 ऐसी चीजें होती है जिसमें कभी रिसेशन नहीं होता है। एक है एजुकेशन और दूसरा है फाइनेंस। हाय गाइस, दिस इज कनिष्क गुप्ता एंड वेलकम टू आवर चैनल वेल्दी टॉक्स एंड टू आवर सीरीज #मेरी इन्वेस्टमेंट स्टोरी। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक बहुत ही शानदार ऑलराउंडर है। वो एक एजुकेटर हैं, वो एक सीए हैं और वो एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर भी है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स में उनका नाम शुमार होता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम सीए अंशुल अग्रवाल सर। So guys, here it is, हम सबके फेवरेट अंशुल सर। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू आवर शो। और इससे पहले कि हम अपना क्वेश्चन वाला सेशन सर के साथ शुरू करें, आई वुड लाइक टू टेल समथिंग टू आवर व्यूअर्स कि आई हैव नोन अंशुल सर फॉर मोर देन 3 years now and he is one of the most finest and a very kind hearted man. So thank you so much sir for coming to our show. Thank you for inviting and I wish you and this venture all the very best from my side. Believe me, कहते हैं ना 2-3 ऐसी चीजें होती है जिसमें कभी रिसेशन नहीं होता है। एक है एजुकेशन और दूसरा है फाइनेंस। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। एक जमाना था जब कहते थे कि रोटी, कपड़ा, मकान, यही 3 जरूरत की चीजें होती हैं। बट अब मुझे लगता है कि लोगों को रियलाइज हुआ है कि रोटी, कपड़ा, मकान जिन चीजों से आता है वो है एजुकेशन और फाइनेंस। तो एडटेक और फिनटेक, इसमें हमेशा मैसिव स्कोप रहेगा। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस अमेजिंग थिंग। जस्ट कीप स्प्रेडिंग एजुकेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए सर, आपको पता ही है कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है #मेरी इन्वेस्टमेंट स्टोरी, इसमें वी आर गोइंग टू आस्क यू सम क्विक 5 to 6 क्वेश्चंस और हम एंड करेंगे एक मजेदार रैपिड फायर राउंड के साथ सर। तो माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, जो आई एम श्योर आपके स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा जानना चाहेंगे और साथ के साथ हमारे व्यूअर्स भी, कि यू आर अ सीए एंड नाउ यू आर एन एजुकेटर। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ आपकी लाइफ में फ्रॉम बीइंग अ सीए टू दिस एजुकेटर वाला जो ये सीरीज आपने लिया, हाउ डिड दिस ट्रांजिशन हैपन? सबसे पहले आई वुड लाइक यू टू टेल आवर व्यूअर्स कि दिस इज हाउ आई केम इनटू सीए। मैंने ये सोच के सीए किया एंड देन सीए करने के बाद दिस इज हाउ आई रियलाइज्ड कि आई वांट टू बिल्ड माई सेल्फ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ओके, सो मेरी फैमिली में दूर दूर तक सीए तो कोई था नहीं। अच्छा। सो हाउ आई स्टार्टेड डूइंग सीए, दिस जर्नी एक्चुअली गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम मिस्टर अनिल अंबानी वे बैक इन 2002 व्हेन रिलायंस इंडिया मोबाइल केम, कर लो दुनिया मुट्ठी में। सो उस समय मिस्टर अनिल अंबानी के बहुत फ्रिक्वेंट मीडिया इंटरेक्शंस होते थे एंड आई वाज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद हिज पर्सनैलिटी, द वे ही यूज्ड टू टॉक, द वे the knowledge that he had. मैं बहुत छोटा था and I think 6th standard and so asked my father कि ये बनने के लिए क्या करना है? अच्छा। I always seen people wearing white coat, डॉक्टर है, काला कोट पहना है, वकील है, पीली टोपी पहनी है, इंजीनियर है। ये बनने के लिए क्या करना है? तो फिर पापा ने मुझे बताया इज अ बिजनेसमैन और ये करना है तो कॉमर्स में नॉलेज चाहिए। मैंने कहा कॉमर्स में नॉलेज कैसे मिलेगा? कॉमर्स होता कि आप 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को नहीं पता, बट वो एक बात दिमाग में बैठ गई कि बिजनेस करना है, बिजनेस का नॉलेज चाहिए। एंड देन आई एक्सप्लोर्ड। तो मुझे पता चला कि 10th के बाद कॉमर्स लेते हैं, फिर कॉमर्स लेने के बाद एक माइंडसेट लगा लोगों का कि यार बीकॉम करना है
MBA करना है, दैट्स ऑल, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। फिर मुझे लगा नहीं यार, कुछ और भी होता होगा। फिर जब मैंने पता किया तो पता चला कि बहुत थोड़े लोग होते हैं कॉमर्स में जो CA करके कुछ होता है वो करता है। बहुत डिफिकल्ट होता है, सिलेबस इज लाइक ओशियन, रिजल्ट्स आर लाइक ड्रॉप्स। मैंने कहा मुझे CA करना है। अच्छा, सो दैट्स हाउ आई ऑप्टेड टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड बहुत ज़्यादा कोई ज्ञान देने वाला था नहीं कि CA कैसे करते हैं, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एंड व्हाट ऑल थिंग्स डू यू हैव। But then when I decided to do CA, I actually started getting interest in all the subjects. And since I belong from a business family, I was able to relate each and every word. Because छोटे थे जब पापा कहते थे ऑडिट चल रहा है, ऑडिटर्स आए हैं, इनकम टैक्स का रिटर्न बनना है, एडवांस टैक्स की तारीख आ रही है, इनकम टैक्स की नोटिस आई है, वैट CST होता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स भरना है, अभी जो GST हो गया। सो ये सारे शब्द सुने थे कहीं ना कहीं। अब वो शब्द जब सामने किताब में दिख रहे थे ना, तो वो डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा था। So that's how I started my journey as a chartered accountant. अब कहाँ से, मतलब where do you belong to? I am born in Jodhpur, Rajasthan, and my daddy is from Amravati, Maharashtra. Okay. So he migrated to Jodhpur in 1983 to do business. He settled there. He got married there. We were born there. Okay. So we were staying in Rajasthan till the year 2000, and in the year 2000 we migrated from Rajasthan, Jodhpur to Amravati, Maharashtra. Okay. And I did my schooling in Amravati till 12th standard. Okay. And then for doing CA, I shifted to Pune. Pune, Maharashtra. Okay. Great. फिर सर ये आपने CA कर लिया, फिर CA करने के बाद आई एम श्योर आपने कुछ सोचा होगा कि यार अब मैं क्या करूँ, अब शुड आई डू बिजनेस या फिर मैं जाके कंसल्टेंट बन जाऊँ। मतलब there would have been so many multiple options for you. Then why education, teaching? So यार कहते हैं ना कि आपके दोस्त जो होते हैं ना वो आपके पहले स्टूडेंट्स होते हैं। Correct. मैं टीचर बन सकता हूँ या मुझे पढ़ाना आता है, ये रियलाइजेशन मुझे मेरे दोस्तों ने करवाया। अच्छा। So when I was in 11th standard, 12th standard, I was very good in studies because I started picking up. Till 10th standard I was dumb. मार पड़ती थी लिटरली पढ़ाई के लिए, लेकिन 11th स्टैंडर्ड से मुझे समझ में आने लगा कि मैं सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ रहा हूँ, और फिर मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा, स्पेशली अकाउंटिंग। तो मेरे दोस्तों को मैं फ़ोन पे पढ़ाता था, तो मेरी मम्मी सुनती थी कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरे दोस्तों की मम्मी सुनती थी कि अंशुल एक्सप्लेन कर रहा है। और फिर तो लैंडलाइन होता था, लैंडलाइन होते थे और ये सब। फिर दोस्तों का ग्रुप घर पे आता था संडेज को, मैं उनको वहाँ पढ़ाता था। दैट इज वेयर यू नो एवरीवन स्टार्टेड ऑब्जर्विंग दैट थिंग कि यार तेरे अंदर ना वो टीचर वाली बात है। अच्छा। You can explain things very well. And that's how I somehow thought that yeah, I'm very good in explaining, but never thought कि मैं टीचर बनूंगा। फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग स्टोरी रही थी। तो ये था कि यार CA बनो और जल्दी से जल्दी कमाने लगो। ये था कि पैशन वगैरह सब रखो साइड में, पहले पैसा कमाना है, क्योंकि 1-2 साल पैसा कमा के घर की परिस्थिति नॉर्मल करनी है, जो कर्ज है उसको उतारना है, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तक पहुंचना है, और फिर आगे अपनी पैशन को परस्यू करना है। सो आफ्टर आई बिकेम CA, आई स्टार्टेड माई जॉब विद Deloitte. Okay. सो आई वर्कड इन Deloitte फॉर अ ईयर। मैं जिंदगी में कभी Deloitte में काम नहीं करना चाहता था, बट मेरी लाइफ ने मुझे Deloitte में पहुंचाया। पहली जॉब मेरी Deloitte में थी, पुणे में, स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट में। आई गॉट 3 promotions in very first year. 3 promotions in first year. So मेरे को वहाँ पे ये समझ में आया कि यार मेरा इंटरेस्ट किसी में हो ना हो, पर मेरे अंदर ये है कि मैं मेहनत कर लूँगा, तो मैं जो भी चीज़ करूँगा ना मैं उसमें बेस्ट कर सकता हूँ। तो मैंने Deloitte में काम किया, 1 साल में मुझे 3 promotions मिले, मल्टीपल इंक्रीमेंट्स मिला। Then I got an opportunity to work abroad. I was abroad outside India for a year. कहाँ पे? I was in Nigeria. So it was an Indonesian company in Nigeria. But then I was moving to London, Dubai, frequently traveling होता रहता था। वहाँ पे भी मैंने खुद को एक्सप्लोर किया, बट मेरे अंदर का वो टीचर पन्ना जो था ना वो था कहीं ना कहीं। आई वॉज गिविंग प्रेजेंटेशंस कंपनी में, यू नो, बोर्ड के सामने, MD के सामने, एंड फाइनेंसर्स, इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंटेशंस में दे रहा था। मैंने मेरी लाइफ में वो पॉइंट देखा जहाँ हम लोग इकोनॉमिक्स में एक टर्म एक्सप्लेन करते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके। इसका मतलब क्या होता है कि आप जब सीजन का पहला आम खाते हो तो बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन जैसे जैसे आप आम खाते जाते हो वो सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है। उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके। कहते हैं कि पैसे को कभी ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि इंसान को कितना भी पैसा मिल जाए उसको कम ही लगता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने मेरी लाइफ में बहुत कम एज में
ये एक पॉइंट देखा है जहाँ पैसा भी मेरे लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन एंड यूटिलिटी में कवर हो गया था। सो व्हाइल बीइंग अब्रॉड आई वाज अर्निंग लाइक एनीथिंग, ओके, एब्सोल्युटली एनीथिंग। बट वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे पास पैसा बहुत हो रहा है और मेरी जिंदगी में सेटिस्फैक्शन नहीं है। मैं अपने पैशन का काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे डंडा मार के काम करवाया जा रहा है, पैसा मिल रहा है क्योंकि डॉलर्स में कमा रहा था। तो फिर वो पॉइंट हुआ, खुशी नहीं आ रही थी। नहीं, तो वो पॉइंट हुआ जब मैं फॉरेन से जॉब छोड़ के रिजाइन करके इंडिया आया एंड आई स्टार्टेड टीचिंग प्रोफेशनली सिंस 2013। पैसा बहुत कम, क्योंकि एक तो आप डॉलर की जगह रुपए में कमा रहे हो, दूसरा वहाँ जो एकदम मैसिव सैलरी मिलती थी जिससे हमारे घर की कहते हैं ना पूरी काया पलट हो गई, उसकी जगह यहाँ पे आपको बहुत, मतलब मेरी टीचिंग प्रोफेशन की फर्स्ट सैलरी जो थी दैट वाज जस्ट 20,000 रुपीज, जस्ट 20,000 पर मंथ my first salary as a teacher. And that was when I was earning more than 1 crores abroad a year, annual package of 1 crore. और वो छोड़ के मैं इंडिया में आया। अब आप समझ सकते हो कि मैं अपना टीचिंग पैशन, सिर्फ अपने पैशन को प्रोफेस करने के लिए वापस इंडिया आया था। और फिर मुझे खुशी बहुत मिली, पैसा नहीं मिला, बट फिर मैंने एक चीज सोच ली कि आप कहते हैं ना, आप मेहनत करो, कर्म करो, सफलता और पैसा झक मार के आपके पीछे आएगा। करेक्ट, जैसे हमारे 3 Idiots में क्या आमिर जी ने कहा ही था। करेक्ट, मार्क्स के लिए नहीं, ज्ञान के लिए करो, ज्ञान के लिए करो। ग्रेट। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपने बोला कि आपका फर्स्ट जॉब डेलॉइट में था, तो लेट्स टॉक अबाउट कि वहाँ पे आपकी फर्स्ट सैलरी कितनी थी और जो वो सैलरी मिली उसको आपने क्या किया? आपने यूटिलाइज किया या फिर डिड यू इन्वेस्ट सम मनी? हमने बॉलीवुड, हम लोग इंडिया में ना बहुत ज़्यादा फिल्मी होते हैं। हाँ बिल्कुल। और बॉलीवुड मूवीज़ का बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। सो बॉलीवुड मूवीज़ देखी थी कि हीरो कमाता है, फिर पहली सैलरी से माँ को तनख्वाह ला के देता है, साड़ी ला के देता है सर, साड़ी कैश, हाथ में कैश, माँ ये ले मेरी पहली तनख्वाह। और मैं सोच रहा हाइला मेरे को तो सैलरी बैंक में मिलेगी, मैं माँ को कैश कैसे ला के दूंगा? फिर मैंने कहा साड़ी ला के देंगे। तो बिलीव मी, पहली 2 सैलरीज जो थी, फर्स्ट 2 मंथ सैलरीज, वो पूरी उड़ गई। ओके, क्योंकि आपका मन करता है कि आप सबके लिए कुछ ना कुछ लो, एवरीवन। सो मैंने जब डिलॉइट में ज्वाइन किया था, आई स्टार्टेड विद माय पैकेज ऑफ 6.29 lakhs 6.29 lakhs annual package in 2011. So I became CA in July 2011, company secretary in August 2011. वाह, Together I did in very first attempt. और मेरा डिलॉइट में ज्वाइनिंग था 4 अक्टूबर 2011 को, स्टैट्यूटरी ऑडिट पुणे में। 6.29 या 6.79 इन दोनों में से एक फिगर थी, वो मेरा पैकेज था। बट इन हैंड सैलरी कुछ 38 या 40,000 रुपीज ही आती थी। अच्छा। क्योंकि फिर वो सीटीसी होता है ना, हाँ, सीटीसी में फिर वो उनका कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन सब डिडक्ट होके, टीडीएस वगैरह डिडक्ट होके, फूड कूपन्स वगैरह मिलते थे, सोडेक्स होके, ये सब डिडक्ट होके 38-42 के बीच में सैलरी हाथ में आती थी। तो 2 सैलरीज उड़ाने में चली गई, मम्मी के लिए, पापा के लिए, मामा जी के लिए। आप देख रहे हो कि हमारे घर में किसी को गाड़ी का शौक है, उसके पास गाड़ी नहीं है, तो पहली सैलरी से उसकी गाड़ी लेके जाओ, तो एक अलग फीलिंग होती है। तीसरी सैलरी के बाद ऑफिस में डिस्कशंस होते थे कि अब तुम लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि सब एक ही एज के थे, एक साथ जॉब पे लगे थे, सबको एकदम से इतना पैसा मिल रहा है। 40,000 बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात, 2011 के लिए बहुत बड़ी बात। और ऐसे बंदा जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, अभी सीए बना है, जिसकी फैमिली इनकम शायद इतनी नहीं है, उसके लिए कर रही है 40,000। तो वहाँ डिस्कशंस होते थे कि अब इसको कैसे करना है, क्योंकि अभी आप ऐसे पॉइंट पे कि अगर आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे ना, पैसा उड़ जाएगा। क्योंकि तब तक आप सपोज नॉन ब्रांडेड 400-500 रुपए की शर्ट पहन रहे हैं, अब आप एक ऐसे ऑफिस में है डिलॉइट में जहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो 2,500-3,000 की ब्रांडेड शर्ट्स पहन रहे हैं, तो आपका भी मन करेगा, क्योंकि मेरे पास पैसा है तो मैं अब ये 400-500 की शर्ट से शिफ्ट हो जाता हूँ ब्रांडेड शर्ट पे। सैलरी अकाउंट खोल के दिया डिलॉइट ने ICICI बैंक में, तुरंत उन्होंने क्रेडिट कार्ड थमा दिया, ये लो सर। और लिमिट क्या थी उस टाइम? लिमिट मेरे हिसाब से कुछ 60,000 रुपए लिमिट थी, ठीक है। लेकिन उसका मतलब समझ में आ गया, ये लो सर जम के उड़ाओ। मतलब मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि अब दुनिया चाहती है मैं उड़ाऊं। लेकिन वहां कुछ ऐसे लोग थे जो मेरे जैसे बैकग्राउंड से आए थे, हम लोग डिस्कस करते थे इसका क्या करना चाहिए, एंड दैट्स वेयर माय इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्टेड। ओके, मुझे एक रिग्रेट भी है और एक जॉयफुल न्यूज़ भी है। रिग्रेट ये है कि मुझे एक इन्वेस्टमेंट उस समय करनी चाहिए थी जो मैंने नहीं की। जॉयफुल न्यूज़ ये है कि मैंने उस इन्वेस्टमेंट में उस पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट किया था तब,
हाँ लेकिन जितना करना चाहिए था नहीं किया। तो सो आई वुड लाइक टू नेम दैट शेयर, इट इज MRF टायर्स। MRF टायर्स। तो 2011 में हाँ मैंने पहला शेयर खरीदा था MRF टायर का, टू बी स्पेसिफिक दिसंबर 2011 में 10,000 रुपए का, ओके जो अभी 90,000 रुपए का चल रहा है। बिल्कुल। मैंने उस समय इन्वेस्टमेंट किया था MRF टायर्स में, किंगफिशर एयरलाइंस में, जेट एयरवेज में, ठीक है। और भी कुछ शेयर्स थे, बट मेरा एविएशन में थोड़ा इंक्लिनेशन था, तो मैंने एविएशन में इन्वेस्टमेंट किया था। और उस समय बहुत अच्छी न्यूज़ चल रही थी जेट एयरवेज को लेकर या किंगफिशर को लेकर भी। इवन दो किंगफिशर बंद होने वाला था, लेकिन न्यूज़ चल रही थी कि अच्छा करेगा। मेरे जितने भी दोस्त थे उनको 40,000 सैलरी आती थी ना, हर महीने 4 MRF के शेयर्स खरीद लेते थे एवरी सिंगल मंथ। अच्छा, मतलब 4 खरीदते 4 शेयर्स खरीदते थे 40,000 से। मैंने मेरी पूरी जर्नी में ना उस समय सिर्फ एक MRF का शेयर लिया, 10,000 का। मुझे आज बड़ा रिग्रेट हो रहा है। मैं उस समय MRF उठा लेता था तो आज वो वेल्थ कितने टाइम मल्टीप्लाई होती थी। करेक्ट। क्योंकि हाईएस्ट अभी MRF 98,000 बना के 94-98,000 बना के है, करेक्ट। और अभी भी 90,000 पे चल रहा है। करेक्ट। सो 10,000 का शेयर 90,000, अब आप इमेजिन कीजिए। आज मैं अभी भी MRF में इन्वेस्ट करता हूँ, और MRF का जो सबसे महंगा शेयर मैंने खरीदा है वो 82,000 में खरीदा है मैंने। मतलब आई एम स्टिल रेडी टू एंटर एट 82,000। करेक्ट। सो इमेजिन मैं कितना रिग्रेट करता हूँ कि मैंने 10,000 में एंट्री नहीं ली उस समय। सी दिस इज व्हाट द बिगेस्ट लर्निंग इज, जैसा कि अंशुल सर ने बताया कि उनको एक रिग्रेट हुआ, उनको पता था कि ये ऊपर जाएगा, पर उस टाइम ही डिडंट डू इट, मे बी बिकॉज उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, नहीं, और प्लस शायद 10,000 का शेयर खरीदना मतलब बहुत बड़ी वाले तो जूते मारेंगे। हाँ। पर देन अगेन लर्निंग वाली बात भी यहाँ पे आ जाती है कि कहीं ना कहीं कोई वो सपोर्ट नहीं था, या पता नहीं था कि एग्जैक्टली इसमें करते जाना है या नहीं। तो दिस फ्रॉम हेयर देन आई विल मूव ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। यू डेफिनेटली टॉक्ड अबाउट योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो कि ये MRF में थी, बट देन व्हाट मोटिवेटेड यू टू इन्वेस्ट योर मनी? और प्लस अभी आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो चल कैसा रहा है? डू यू इन्वेस्ट रेगुलरली इन स्टॉक्स, या फिर आप दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे भी रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं? सो हाउ इज इट गोइंग एज ऑफ नाउ? तो मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ कि मेरे हिसाब से एक आइडियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए। हाँ, ये मैंने मेरी लाइफ से सीखा है। मैंने बहुत सारे लोगों की बायोग्राफीज देखी भी है और पढ़ी भी है, और उससे मैं इंस्पायर होकर मैंने एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे हिसाब से अगर मैं मॉनिटरी बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट्स ना 4 चीज़ों में करनी चाहिए। ओके। योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो शुड बी distributed in these 4 different avenues. The number 1 is real estate. ठीक है। देखो, इकोनॉमिक्स कहता है हाई रिस्क हाई रिटर्न। आप इक्विटी से सबसे ज्यादा रिटर्न ले सकते हो, लेकिन उतना रिस्की भी होता है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जैसे कि बैंक फिक्स डिपॉजिट, जहाँ पे रिटर्न सबसे कम है, पर रिटर्न सबसे कम है और रिस्क भी सबसे कम है, राइट। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न का फंडा है। तो आपको एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए कि मैं मेरी लाइफ के रॉक बॉटम पे भी गिर जाऊं ना, तो मुझे वो संभाल ले, जिसके लिए मैं एक वर्ड इंट्रोड्यूस करूंगा यहाँ पे, रेजिस्टेंस। मेरा पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए जो मुझे एक बेस दे दे, रेजिस्टेंस दे दे। व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर पोर्टफोलियो, हाउ मच रिटर्न यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम योर पोर्टफोलियो। मेरा फंडा हमेशा क्लियर है। मेरा अभी जो लाइफस्टाइल है और अभी जो मेरा मंथली एक्सपेंडिचर है, इससे 10-20% ऊपर मैं घर पे बैठे बैठे कमा सकूं, इतनी मेरी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ऐसी पोर्टफोलियो मेरा होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से 4 इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। नंबर 1 इज रियल एस्टेट। ओके। रियल एस्टेट मतलब आप या तो कोई फ्लैट लेके रख सकते हैं जिससे आपको रेंटल इनकम आ रही है, कोई दुकान या ऑफिस ले सकते हैं जिससे कोई इनकम आ रही है, कोई प्लॉट जहाँ कैपिटल एप्रिसिएशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यू नो। सो रियल एस्टेट इज द फर्स्ट एरिया। सेकेंड जो है ये है बिल्कुल रिस्क फ्री एसेट्स। नंबर 2, रिस्क फ्री एसेट्स इंक्लूड्स गोल्ड। ओके। नाउ गोल्ड यू कैन बाय फिजिकल गोल्ड और यू कैन गो फॉर द गोल्ड बॉन्ड्स। करेक्ट। तो अभी ये लेटेस्ट नया बॉन्ड इशू आ रहा है, शायद आज या कल से उसका नया ओपन होने वाला है। हाँ जी। सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट। कुछ लोगों को होता है कि नहीं, मुझे फिजिकल गोल्ड ज्यादा पसंद है। मैं यहाँ पे ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बुलियन की बात कर रहा हूँ। ओके। तो आप बिस्किट है या गोल्ड की ईट है, जो भी ईट आती है, हाँ, जो भी लेके रखना है वो रख सकते हैं। रिस्क फ्री में अगर मैं बात करूँ, दूसरी चीज जो रिस्क फ्री भी और लिक्विड एसेट्स भी कहूंगा मैं इनको, वो है बैंक फिक्स डिपॉजिट। ओके। इवन दो रिटर्न्स कम है, बट आपके पोर्टफोलियो में ये होना ही चाहिए।
बिकॉज कभी भी आपको अगर लिक्विडिटी की तुरंत जरूरत पड़ी तो ये एसेट्स आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। हाँ जी। तो पहला हो गया इन लिक्विड एसेट है वो है रियल एस्टेट। दूसरा लिक्विड एसेट हो गई जो कि है गोल्ड और बैंक फिक्स डिपॉजिट। तीसरी एक ऐसी एसेट है जहां मैं दिल खोल के रिस्क लूंगा, वो है इक्विटी। ओके। जब मैं कहता हूँ इक्विटी तो मैं यहाँ सिर्फ इक्विटी शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स ऑल्सो। करेक्ट। इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स प्लस इक्विटी शेयर्स, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब परसेंटेज जो है वो हर पर्सन अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसाइड करेगा, बट यू कैन नॉट से 100 डिवाइडेड बाय 4। अंशुल यहाँ पे 25 बोल रहा है, तो मैं थोड़ा रिस्क लेने में बिलीव करता हूँ। तो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर आप देखोगे तो 50% इक्विटी में है, अच्छा। बाकी 50% 3 जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले मेरे हिसाब से आपको स्टडी करना चाहिए, फंडामेंटल्स देखने चाहिए। अगर हम इक्विटी शेयर्स की बात करें तो एमआरएफ को इतना क्यों अप्रिशिएट किया जाता है? अगर आप उसके फंडामेंटल स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डेट फ्री कंपनी। डेट है, इतना नहीं है। दूसरा, इट्स वेरी रिजर्व रिच कंपनी, उसके रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है। कंपनी का कहते हैं ना शेयर होल्डिंग बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, लिमिटेड है, और एक लेगेसी है उस कंपनी की, वो प्रोडक्ट चलता आ रहा है, तो वो शेयर परफॉर्म करेगा। यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। करेक्ट। एक पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट का, एक प्रोडक्ट नहीं चलेगा दूसरा चलेगा। अ कंपनी विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेटेंट्स इन द वर्ल्ड, HUL। करेक्ट। अगर आप स्टार्टअप पे इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो मेरा उसका फंडा ये है कि मैं इंसान में इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि स्टार्टअप का कोई बैकग्राउंड नहीं है आपके पास। यू डोंट हैव EPS, you don't have P ratio, you don't have all those matrices, so you invest in a person। करेक्ट। वो आदमी जो मेरे सामने बैठा है उसका विजन क्या है, उसका आइडिया क्या है, उसमें इन्वेस्ट कर। दैट इज द थर्ड एरिया। फोर्थ एरिया वेयर आई विल सजेस्ट इन्वेस्टमेंट इज म्यूचुअल फंड, बिकॉज म्यूचुअल फंड इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। हाँ। जहाँ आपको एडिक्वेट रिस्क भी मिलती है और एडिक्वेट रिटर्न भी आ जाता है। करेक्ट। जो आपकी रिस्क को हेज करता है, प्रॉपर मैनेज करता है। सो दीज आर द 4 आई थिंक एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट विच एवरीवन शुड हैव इन देयर पोर्टफोलियो। ओके, बट सर यहीं से मेरा एक सवाल निकल के आता है कि आपने ये 4 एवेन्यूज बताए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, आप एक CA हैं और आपकी फैमिली में भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपको हु वुड कम टू यू कि अंशुल ये बता दो ये कैसे करना है, यहाँ पे टैक्स कैसे बचाओ, मेरे को लॉस हो रहा है, मेरे को लॉस से बचा लो। आई एम श्योर ऐसे आपके पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आते होंगे। सो व्हाट आर सम ऑफ दीज कॉमन मिस्टेक्स दैट यू हैव सीन दैट पीपल आर डूइंग व्हेन इट कम्स टू देयर इन्वेस्टमेंट्स, कि यार ये वो डरते रहते हैं या फिर दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस? The biggest mistake what I feel anyone do, or even I also did as an investor, is we go on herd mentality. What is this, sir? Herd mentality मतलब मैंने MRF क्यों लिया था? क्योंकि मेरे दोस्त MRF ले रहे थे। ओके, वर्ड ऑफ माउथ वाली मेंटालिटी। करेक्ट। कहते हैं ना स्टॉक मार्केट टिप पे चलता है, ये टिप ही सबसे खराब है। करेक्ट। तो इफ यू वांट टू बी एन इन्वेस्टर, मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से सारे इन्वेस्टर्स को ये कहना चाहता हूँ, इफ यू वांट टू बी एन इन्वेस्टर, you be an active investor, don't be a passive investor. Correct. And if you are a passive investor, then invest in mutual funds. Active investor का मतलब क्या है? नॉलेज होना बहुत ज़रूरी। अब ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सर मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो मैं एक्टिव इन्वेस्टर कैसे बनूँ? पहली बात, एक्टिव इन्वेस्टर बनने के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, आप 10 रुपए का शेयर भी खरीद सकते हैं। करेक्ट। एंड विद सो मेनी एप्स नाउ अवेलेबल, डीमैट अकाउंट इज वर्चुअली फ्री। सो आप 10 रुपए से एक इन्वेस्टर बन सकते हैं। एक्टिव इन्वेस्टर का मतलब होता है यू आर स्टडिंग थॉरोली। करेक्ट। कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा हूँ, मैं इसीलिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ क्या क्योंकि 4 लोगों ने आके मुझसे कहा है कि इन्वेस्ट करना चाहिए, या मैंने खुद ने ये डिसीजन लिया है सोच समझ के। सो मेरी टिप ऑफ एडवाइस ये रहेगी कि डोंट गो ऑन द टिप, you take an active decision. And if you feel that I'm not very good, then go through mutual funds. Because वहाँ पे कुछ learned लोग होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं जो आपके बिहाफ पे आपका पैसा मैनेज करेंगे। करेक्ट। मतलब ये मिस्टेक मैं भी कर चुका हूँ, मुझे भी आज भी याद है कि हाउ आई इन्वेस्टेड इन वन पर्टिकुलर स्टॉक। मैं नाम बताऊँ तो यस बैंक, और मुझे मालूम है कि वो भी उसका रेट मतलब
द शेयर प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक हैज कम लिटरली डाउन। तो मैंने क्यों कर लिया था, इसी वजह से जो आपने बोला ये वर्ड ऑफ माउथ वाला कि हाँ मेरे 4 दोस्तों ने खरीदा तो मैंने भी खरीद लिया, बट देन नाउ आई हैव बीन लर्निंग अबाउट इट और उसके हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ। बट इट इज़ ग्रेट सर, मतलब जो आपने अभी तक हमें बताया है, बी इट हाउ टू बी एन एक्टिव इन्वेस्टर और यू नो हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीपल पोर्टफोलियोज इन योर एक्टिव इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर के केस में ही आपके जैसे स्टार्टअप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। करेक्ट Because जो मैं अभी कह रहा हूँ कि अगर किसी को ये लगता है कि मैं कोई क्लास लगा लूँ जहाँ से मुझे शेयर्स और स्टॉक का नॉलेज पता चल जाए, तो ऐसे नहीं होगा। करेक्ट। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, आप ऐसा कंटेंट कंज्यूम करें यूट्यूब के माध्यम से, और 2 आपकी खुद की सेंटीमेंट्स जब जुड़े होंगे। करेक्ट। मतलब कहते हैं ना, जब तक बम में पेन नहीं होगा लाइफ में गेन नहीं होगा। ट्रू। जब आपका खुद का पैसा लगा होगा ना स्टॉक मार्केट में, तभी आपको पता, तभी आप एक्टिव इन्वेस्टर बनोगे। करेक्ट। इसी बात से मैं बोलना चाहूँगा कि वी एट वेल्दी have more than 800 plus financial products and thousands of wealth partners associated with us. So Wealthy is a one-stop solution for all your investment needs. आपको एक बार ज़रूर Wealthy को चेकआउट करना चाहिए। तो सर मतलब अभी तक बहुत कुछ सीखा आपसे। अब मैं आपसे ना एक बहुत आपकी पर्सनल चीज़ आपसे पूछने वाला हूँ कि वी ऑल नो आप एक CA हो, आप एक एजुकेटर हो, आप एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर भी हो जो अपने लिए ब्लॉग्स वगैरह भी बनाते हैं। सर इतना सब कुछ है, प्लस यू हैव अ वेरी गुड फैमिली एज वेल and you are a family man, I know that personally. तो ये वर्क लाइफ बैलेंस जो everyone talks about, how do you manage your work life balance? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आप सिर्फ काम करते रहते हो। The most successful person on this planet has 24 hours. True. The most unsuccessful person on this planet also has 24 hours. Correct. Where does the success lies? Does it lies in those 24 hours? Answer is no. Okay. The success lies in how you utilize those 24 hours. True. I think if you fail to plan, you plan to fail. This is a great line. You fail to plan, you plan to fail. Everyone asked me, even in Josh Talk, this question was asked to me. How do I manage this? It's very simple. You need to bifurcate your time. Okay. So I have my studio at my home. When I'm at studio, which is my office, I'm completely detached from what is going outside studio. Whatever is happening outside studio, my family is clearly told, आपको कहीं जाना है जाइए, घर लॉक करके चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I have everything. Even my wife has given my clothes also in my office. यहीं शिफ्ट हो जाओ completely. But when I am outside studio, unless otherwise something is very urgent, that time is my family time. I have a 6-year-old son. He expects that from me कि my father will give me time. See, मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया का जो सबसे बड़े बिजनेसमैन भी होंगे, वो अपनी निजी जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है। वो किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं, किसी के फादर हैं, फ्रेंड सर्कल भी होता है। सो आपको सबको टाइम देना है। जिंदगी एक मिली है, सिर्फ पैसा कमा के थोड़ी जाना है। करेक्ट। आपको सबकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना है, इंक्लूडिंग खुद की लाइफ। करेक्ट। सो आई बिलीव कि आपको हर चीज़ को प्लान करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रियली काफ़ी बार बता चुका हूँ, आईपैड मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आईपैड, और अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी है ना, आप अपने फ़ोन्स पे शेड्यूलर्स डाल सकते हो, रिमाइंडर्स डाल सकते हो, दुनिया भर की ड्यू डेट्स होती है, कंप्लाइंसेस होती है, हमें मीटिंग्स करनी है। So I think these all technology things, helps you to stay organized, but you should plan. The moral of the story is you should plan your day. ग्रेट सर। जैसा आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप अब्रॉड से इंडिया वापस आए और आपने कुछ 20,000 रुपये से पढ़ाना चालू किया, अपना एजुकेटर करियर स्टार्ट किया। Sir, you started online or you started offline? I started as an offline educator. Okay. And it's a very proud for me to say कि मैं जहाँ पढ़ता था ना, मैं वहीं पढ़ाता था। मैंने 2013 में I completed my CA from an academy in Pune, जो अभी नहीं है, उसका नाम है Zavris Professional Academy. मैं वहीं पढ़ाता था। I joined there as an educator in 2013. और 2017 में उसको मैंने खरीद लिया था। अच्छा, you bought it? Yeah, I took over it as a director of Zavris Professional Academy. Okay. पुणे में। हाँ. और फिर 2020 में जब मैंने अन अकेडमी ज्वाइन किया था, तब हमने इसको लिक्विडेट कर दिया था, वाइंड अप कर दिया था। ओके। तो सर ऑफलाइन से ऑनलाइन ट्रांजिशन, आई एम श्योर ऑनलाइन एजुकेशन का स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, बट व्हाट आर योर टेक्स ऑन इट कि
क्यों आप ऑफलाइन से ऑनलाइन में आए और आज आपको क्या लगता है कि हाउ फार विल इट गो? आई थिंक हमारा जो देश है ना, यहाँ पे लोगों को परिवर्तन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। करेक्ट। और हमारे यहाँ काफ़ी चीज़ें ना हम पे इम्पोज की गई है, थोपी गई है। बट सर चेंजेस आर इनएविटेबल। एग्रीड बट हमको अच्छा नहीं लगता है। हाँ। कोई चीज़ चल रही है तो बस वैसे ही ठीक है, उसको बदलो मत। करेक्ट। तो हमारे ऊपर चीज़ें हमेशा थोपी गई है। इतिहास गवाह है, जीएसटी 2017 में इंडिया में आया था। जब आया था बहुत विरोध हुआ उसको लेके, बिजनेसमैन के तरफ से, अकाउंटेंट्स के तरफ से। बट आज हम देख रहे हैं उसके वजह से काफ़ी चीज़ें सिंप्लीफाई हुई है। मैं ये नहीं कहूँगा 100% सेटल होगी, बट सिंप्लीफाई हुई है। हर एक चीज़ का समय होता है। ठीक उसी तरह ये एक सवाल है कि क्या वर्चुअल एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन दुनिया में 2020 में आया है? द आंसर इज नो। वर्चुअल एजुकेशन इंडिया में 2020 में आया होगा, पर दुनिया में दूसरी कंट्रीज में इट वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। आई रिमेंबर इन 2011 when I was doing diploma in IFRS from ACCA UK. That time I was watching video lectures on IFRS. Okay. उस समय थे वीडियो लेक्चर्स। हाँ। इस तरीके की क्वालिटी नहीं थी, इतने इंटरैक्टिव नहीं होते, बट वर्चुअल एजुकेशन वाज देयर because we were told that if you want to join a face-to-face class for this particular topic, that you will have to shell out huge amount of money. True. Because वो आपका रेंट चार्ज करेंगे, टीचर की सैलरी चार्ज करेंगे, नहीं तो रिकॉर्डिंग उन्होंने एक बार करके रख ली, वो उसको बेच रहे हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। तो ये कंसेप्ट दुनिया में था, इंडिया में नहीं था। 2020 में जब लॉकडाउन आया, गवर्नमेंट सारे सेक्टर्स पे ध्यान दे रहा था, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, फार्मास्यूटिकल, एजुकेशन पे तो कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मुझे लग रहा है कि एडटेक या वर्चुअल एजुकेशन जो है ये अपने पैरों पे खड़ा हुआ है और इसने इस दुनिया को, सरकार को, सबको दिखा दिया है कि यार हमारा भी कुछ अस्तित्व है। राइट। आई थिंक एडटेक वो चीज़ है जिसने सबको महसूस कराया व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। सो आई थिंक ये सिर्फ शुरुआत है। अच्छा, अब ये बहुत लंबा जाएगा। हाँ। मैं ये नहीं कहूँगा ये 100% कन्वेंशनल एजुकेशन को रिप्लेस कर देगा, बट ये बहुत गहराई तक घुस चुका है। आज मेरा बेटा जब स्कूल जाता है तो हम देखते हैं कि टीचर्स खुद प्रेफर करते हैं कि बच्चा वर्चुअली पढ़ ले, और ट्रैवल टाइम सेव होता है, पैसा सेव होता है, हर चीज़ के प्रोस कॉन्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्चुअल एजुकेशन हर चीज़ में बेस्ट है, उसके भी कुछ नुकसान है, बट वर्चुअल एक तरीका हो सकता है, बहुत इफेक्टिव तरीका हो सकता है पढ़ने का। ये हम लोगों ने प्रूव कर दिखाया है, एंड इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग। एज आई सेड, इट हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो अहेड। नहीं, आई ऑल्सो अग्री टू दिस पॉइंट। और मैं बता दूं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी फॉर गुड 3 years, सो आई नो कि बहुत बड़ा स्कोप है इस चीज़ का। तो सर इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन टू यू, यू हैव अमेजिंग फैन फॉलोइंग, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप अपने बच्चों के बीच में क्या है, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। सो माई लास्ट क्वेश्चन, इट्स नॉट अ क्वेश्चन बट आई वुड से कि व्हाट वुड यू हैव टू से टू योर स्टूडेंट्स, टू योर किड्स हु आर फॉलोइंग यू रिगुलरली, कि उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जब वो हो जाते हैं लाइफ में, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट दे शुड डू, और कैसे उनको उस चीज़ को अचीव करना है? सी, मेरे जितने भी यंग फॉलोअर्स हैं उन सभी को मैं ये टिप ऑफ एडवाइस देना चाहूँगा कि आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, वॉट एवर इट इज़, बट हम सब के अंदर एक इन्वेस्टर बसता है। और मैं फिर से ये कहूँगा, बी एन एक्टिव इन्वेस्टर। एक्टिव इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है टू गेन द नॉलेज। किसी ने कहा है कि इफ़ योर मनी डजंट अर्न्स फॉर यू, इफ़ योर मनी डजंट अर्न्स फॉर यू, देन यू विल हैव टू अर्न टिल यू डाई। अगर आपका पैसा आपके लिए नहीं कमा रहा है तो आपको तब तक कमाना पड़ेगा जब तक आप जिंदा हैं। मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं रात को सो रहा हूँ तो क्या मैं कमा रहा हूँ या नहीं कमा रहा हूँ। तो अगर मैं अपनी बात करूँ एज एन एजुकेटर, तो मैं क्लास लूँगा तो ही मैं पैसा कमाऊँगा, नहीं तो नहीं कमाऊँगा। करेक्ट। बट जब मैं रात को सो रहा हूँ तब तो मैं क्लास नहीं ले सकता। व्हेन आई एम इल तब तो मैं क्लास नहीं ले सकता। पर तब क्या मेरा खर्चा बंद होगा? मेरे मकान मालिक का किराया बंद होगा? नहीं। मतलब मेरे बैंक का इंटरेस्ट बंद होगा? नहीं। ये सारा खर्चा चलता रहेगा। सो आई शुड अर्न विद टाइम। हाउ विल आई अर्न विद टाइम? इट्स माई मनी विच विल अर्न विद माई टाइम। A person can never become rich only by hard work. A person can become rich, wealthy, when his wealth makes wealth.
for himself. for himself. So being you should be an active investor, and this is where these type of interactions, these type of shows really play important role. Second thing is आपको अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा स्केल डाउन ही रखना चाहिए. नहीं तो नॉर्मली मैंने देखा है बच्चा जब कमाना चालू करता है या सीए के अंदर आर्टिकलशिप करता है तो उसको स्टाइपेंड मिलता है. फर्स्ट थिंग इट वाज गो एंड बाय 30-40,000 फोन फॉर हिमसेल्फ. गो एड, नो प्रॉब्लम. बट एक एनुअल बजट बना लो कि ये मेरी साल भर की इनकम है, ये मेरी अर्निंग है, इस अर्निंग का एक पोर्शन जो है वो मैं अपने एंजॉयमेंट के लिए एक्सपेंड करूंगा. एक पोर्शन जो है मुझे अभी से ही वो इन्वेस्ट करना चाहिए. बिकॉज काफ़ी बार होता है ना सर, आपने भी किया होगा, हम हमारे दादू को कोसते हैं, दादा को कोसते हैं, क्या यार मेरे दादा ने काश इन्वेस्टमेंट की होती, ज़मीन खरीदी होती थी तो आज हम भी वहाँ कहीं के पटवारी होते थे, हम भी कहीं के जमींदार होते थे. तो आज आप अपने दादा को कोस रहे हो क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया. कल आपके पोते आपको कोसेंगे अगर आपने कुछ नहीं किया तो. करेक्ट. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है और एक गोल लाइफ में सेट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. छोटा ही सही एक ज़मीन का टुकड़ा आपका खुद का होना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको. क्योंकि सर अभी जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, हमारे बच्चे सिर्फ फ्लैट में ही खड़े होकर कह पाएंगे ये मेरा घर है. शायद उनको कोई ज़मीन नसीब नहीं होगी जिस पे खड़े होकर वो कह पाएंगे ये मेरी ज़मीन है. तो आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाओ, बट एक ज़मीन उसमें ज़रूर लेना है आपको. ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना. ये चीज़ हम फिर से बोलेंगे, जैसा कि सर ने बोला कि ज़मीन ज़रूर लेना, एक टुकड़ा ज़मीन का आपका होना चाहिए. एक ऐसा टुकड़ा जिसमें किसी की रिस्ट्रिक्शन नहीं, मैं खुलेआम सांस ले रहा हूँ, हाँ, ये मेरी ज़मीन है. ग्रेट सर, ग्रेट, परफेक्ट. मतलब बहुत 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 मज़ा आया आपके साथ ये करने में. थैंक यू. आई एम लाइक, मतलब मैं पूरी तरह इंस्पायर्ड हूँ और मुझे मेरी गलतियाँ फील हो रही हैं कि मैंने क्या गलतियाँ की एज एन इन्वेस्टर, एंड नॉट जस्ट एज एन इन्वेस्टर, पर ये जो ज़मीन वाली बात आपने जब एंड में बताई, इवन आई एम इंस्पायर्ड नाउ कि मुझे भी कुछ वैसा करना चाहिए. वेल सर, अभी आपको पता है वी आर गोना प्ले अ क्विक रैपिड फायर राउंड विद यू, और उसके लिए हम आपसे कुछ 4-5 सवाल पूछेंगे अगेन, एंड वी कॉल इट वेल्दी फन ओ क्लॉक. तो सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, वुड यू रेदर बी द रिचेस्ट पर्सन और द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम? I would like to be a smartest person because I know if I am smartest, I'll automatically become richest. आई न्यू आप यही बोलोगे. दूसरा सवाल थोड़ा ट्रिकी है और आपको दिल से जवाब देना है Okay. कि टीचिंग ऑनलाइन ऑन यूट्यूब और अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, इफ यू हैड टू चूज वन. If I have to choose one, हाँ I think I'll go for teaching. हाँ. Because मैं जो vlogging के अंदर करता हूँ वो मैं teaching के अंदर कर सकता हूँ, पर जो मैं teaching में करता हूँ वो मैं vlogging में नहीं कर सकता. ग्रेट, परफेक्ट. सो व्हाट आर the 3 most likely words someone would use to describe you? 3 most likely words. So how do I tell what others think about me? सर मतलब आई एम श्योर कुछ तो आपको Okay, what I पता चला. always number 1 is perfectionist ओके. because they appreciate my planning. Number 2 is what I get to know is an entertainer ओके. because मैं क्लास में पढ़ाता भी हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एंटरटेन करता हूँ. वो मैंने देखा है, मैं बैठा हूँ आपकी क्लास में. And number 3 is IT savvy, ओके. टेक्नोलॉजी savvy because मैं टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ. I try to experiment and do so many. तो सर मतलब एक तरह से बोला जाए तो सीए अंशुल अग्रवाल सर जो हैं वो एजुकेशनल इंडस्ट्री के आमिर खान भी हैं, कपिल शर्मा भी हैं, और वो साथ में हमारे टैक्स सेवी भी है. तो मतलब अमेजिंग. माय फोर्थ क्वेश्चन टू यू, आई नो यू हैव डन दिस थिंग बट स्टिल इट इज ऑन द अदर साइड, नॉट ऑन द एजुकेशनल साइड. इफ यू हैड टू राइट अ बुक, व्हाट वुड यू राइट अबाउट? If I have to write a book, what I would write about is how do you invest in yourself. The title of my book will be Invest in Yourself because I believe कि कोई एक कागज़ का टुकड़ा so called डिग्री मुझे डिफाइन नहीं कर सकती. मुझे अगर कोई डिफाइन कर सकता है तो सिर्फ मेरी काबिलियत डिफाइन कर सकती है. ओके. सो लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, वुड यू रादर सेव मोर मनी और इन्वेस्ट इट? I will save more money or invest it. I mean, would you rather save more money or invest it? I will invest it, definitely. Okay. Money kept idle is money wasted. That's a very clear funda of financial management. Money kept idle is money wasted. Wasted. Correct. Why will I just save and keep it idle? I'll definitely invest it. Perfect. So, sir,
इट वॉज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मैं फिर से बोलूँगा, बहुत मज़ा आया आपके साथ ये करने में, एंड आई होप यू एंजॉयड इट। I really enjoyed. थैंक यू सो मच सर। So much, sir. थैंक यू सो मच। तो गाइज ये तो थी हैशटैग मेरी इन्वेस्टमेंट स्टोरी बाय अंशुल सर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें अपनी इन्वेस्टमेंट स्टोरीज बताएं बाय पुटिंग हैशटैग मेरी इन्वेस्टमेंट स्टोरी and tagging Wealthy along with your 3 friends. Some of the best inspiring stories will stand a chance to feature on the Wealthy page along with some gift hampers. Well guys, ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है और मैं कनिष्क गुप्ता हमारी पूरी Wealthy की टीम की तरफ से आप सभी को मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।